हेलो फ्रेंड्स, आज हम साहित्य सागर की एक कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। इन्होंने बहुत ही रोचक तरह से ये कहानी लिखी है। सबसे पहले हम इस कहानी को अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या है। उसके बाद फिर हम कहानी का सारांश जानेंगे, यानी कि समरी, और फिर शीर्षक की सार्थकता देखेंगे। क्या ये शीर्षक बड़े घर की बेटी कहानी पर सार्थक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत में मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वर्ष से अधिक न थी। इसका मतलब क्या है कि जो बेनी माधव सिंह थे वो गौरीपुर गांव के जमींदार थे और नंबरदार थे। ठीक है। उनके जो पितामह थे यानी कि दादा, वो बहुत पहले एक समय बहुत ही धन धान्य से संपन्न थे। मतलब उनके पास काफ़ी पैसा था और उनका गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जो जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, मतलब उन्हीं ने बनवाया था। बहुत धनी थे, सब उन्हीं ने बनवाया था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। मतलब उनकी जो संपत्ति थी उनमें से आधी वो वकीलों को भेंट कर चुके थे और उनकी जो 1 वर्ष की सैलरी थी वो 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अच्छा, ये जो ठाकुर साहब दिख रहे हैं उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उनका नाम श्रीकंठ सिंह था। उन्होंने बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत की, तो उसके बाद उनको बीए की डिग्री मिली थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुरुओं को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। मतलब उनके जो 2 बेटे थे उनमें से जो बड़ा बेटा था वो बहुत मुश्किल से उसने बीए की डिग्री प्राप्त की थी और एक दफ्तर में नौकर था। और जो छोटा लड़का था वो दोहरे बंद का, मतलब बहुत ही, मतलब उसका जो बॉडी थी बहुत अच्छी थी और भरा हुआ मुखड़ा था, मतलब अच्छा दिखता था, और चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 से ताज़ा दूध अकेले पी जाता था। लेकिन जो उसका बड़ा भाई था ठीक उसके उल्टा था, यानी कि श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत मुश्किल से बीए की डिग्री प्राप्त की थी, तो पूरा अपना जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसी पे लगा दिया। और इन्हीं 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और कांतिहीन को बना दिया था। आनंदी एक बड़ी उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। अब देखिए, ये स्टोरी एक लड़की पे आती है जो कि आनंदी है। वो बड़े ही उच्च कुल की है। उसके जो पापा हैं वो एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार हैं और उसका विशाल भवन है। 1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। ठीक है। नाम था भूप सिंह। जो एक बेटी थी उनकी आनंदी के पिताजी का नाम भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। मतलब ये जो थे भूप सिंह, इनकी 4 लड़कियां थी और आनंदी चौथी लड़की थी। उनका एक भी बेटा नहीं था। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। मतलब आनंदी सबसे छोटी थी और सबसे सुंदर थी, सबसे बुद्धिमान थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। कदाचित मतलब शायद।
कि बहुत सुंदर थी और उसके जो पिताजी थे भूप सिंह उसे बहुत चाहते थे, और शायद सुंदर संतान को, सुंदर बच्चों को माता पिता शायद से अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। सबसे गुणवती थी और सबसे रूपवती थी वो अपने परिवार में, तो उसका विवाह भी अच्छा करना था। तो उनको बहुत ही मतलब सोच में थी कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो वो वही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना ही यह स्वीकार था कि उसे अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। मतलब वो अपनी बेटी के लिए चाहते थे कि वो उनका ऋण का बोझ बढ़े, मतलब उनको दहेज देना था तो उन पे कर्ज ज़्यादा न बढ़ जाए, इसका भी डर था। और ना ही उनको ये स्वीकार था कि उनकी बेटी को मतलब सस्ते में शादी करके किसी गंदे घर में जाना पड़े, तो अपने आप को भाग्यहीन ना समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। ठीक है, चूँकि ये छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे, तो चंदे का रुपया मांगने आए थे उनके पास श्रीकंठ सिंह। तो भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। रिझ गए मतलब जो भूप सिंह थे उनको श्रीकंठ सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो उनको बहुत पसंद आया श्रीकंठ सिंह, तो उसी के साथ आनंदी का विवाह कर दिया। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर शोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। ये जो श्रीकंठ सिंह के साथ आनंदी का विवाह हुआ, शादी हुई, वो अंग्रेजी डिग्री के अधिपति तो थे, मतलब उस पर कमांड रखते तो थे, लेकिन उन्हें पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं मतलब वेस्टर्न कल्चर, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर शोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। मतलब उनको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं था और बहुत ही उसका निंदा करते थे, बुरा मानते थे, उसका तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय किया करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब तो वह एकमात्र उपासक थे। इसका मतलब है दशहरे के दिनों में रामलीला का हुआ करता था, स्टेज शो हुआ करता था इस तरह से, तो उसमें अपना मतलब बहुत योगदान देते थे, उसमें अपने आप को सम्मिलित करते थे, कुछ न कुछ पात्र वे ज़रूर बनते थे। और जो प्राचीन सभ्यता थे उनका बहुत गुणगान करते थे, उसका मतलब बहुत उसको पसंद करते थे, उसके बारे में बोलते हैं बहुत अच्छा है। और सम्मिलित कुटुंब यानी कि पूरा एक फैमिली ट्री बोलते हैं ना, कि पूरा परिवार एक जगह, एक घर के नीचे, एक छत के नीचे, तो उपासक थे, मतलब बहुत ही उसका प्रशंसा करते थे, बहुत पसंद करते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। अच्छा, जो स्त्रियां रहती थी उस गांव में, उनके बारे में पूरे में जो बहुत जगह रहती है स्त्रियों के बारे में उनका मानना था कि आजकल जो एक छत के नीचे स्त्रियों को रहने में जो अरुचि होती है, जो पसंद नहीं होता है, वो उनके हिसाब से जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक था, मतलब अच्छा नहीं था। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। मतलब जो गांव की ललनाएं मतलब औरतों को बोलते हैं, स्त्रियों को, तो गांव की जो स्त्रियां थीं उसे पसंद नहीं करती थी, बस इसी बात पर। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से भी घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिनों की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा से अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, उनकी पत्नी को भी बात पता नहीं अच्छा नहीं लगता था कि वह उनका जो सोच विचार था, और ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने सास ससुर, देवर या जेठ को पसंद नहीं करती थी, बल्कि ऐसा था कि अगर उनके साथ रहकर उनके साथ निर्वाह ना हो सके, अगर व्यवहार उनका अच्छा नहीं है, मतलब मन मुटाव रहे, तो फिर अच्छा है ना कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, दूसरी जगह रह लिया जाए। लड़ाई झगड़ा से रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं।
अब देखिए, आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। अब देखिए, श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया है, तो आनंदी अब अपने नए घर में आई है। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नामात्र को भी ना था। मतलब जिस टीम टाम में रहने की उसको आदत थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं था। मतलब बहुत ही वो रहीशों की तरह रही थी, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़ों का क्या कहना, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मतलब हाथी घोड़ों का क्या कहना, यहाँ उसके घर में हाथी घोड़े सब थे ना, तो यहाँ हाथी घोड़े का क्या कहना, वहाँ तो सजी हुई बहली तक भी ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी ताकि वो बाग में सैर कर सके, लेकिन यहाँ पर वो तक नहीं था। एक फर्श भी अच्छा नहीं था। मकान में खिड़कियां तक ना थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। न मकान में खिड़कियां थी, न जमीन पर फर्श था, और न ही दीवार पर तस्वीरें थी, मतलब फोटो फ्रेम नहीं था। वो एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। मतलब वो सीधा साधा एक देहाती गृहस्थ लगता था, घर बसा हुआ लगता था, लेकिन आनंदी कुछ ही दिनों में वहाँ पर अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया, और इस तरह से अपने आप को उधर ढाल लिया कि जैसे मान लो कि कभी रहीश जीवन जिया ही ना हो, कभी अच्छे माहौल में रही ना हो, मतलब माहौल अच्छे जगह पे ना रही हो, इस तरह से अपने आप को ढाल लिया। अभी क्या हुआ, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। अब देखिए, लाल बिहारी कौन था? श्रीकंठ सिंह का बड़ा भाई था। तो बड़ा भाई था, अब वो एक दिन क्या हुआ, 2 चिड़ियां लेकर आया और बोला, जल्दी से पका दो, मतलब जल्दी से इसको कुक कर दो, मुझे भूख लगी है, मतलब उसको खाना है। तो आनंदी भोजन बना कर उसकी राह देख रही थी। मतलब पहले से उसने व्यंजन बना रखा था और लाल बिहारी की राह देख रही थी कि खाना खा ले आगे। लेकिन अभी नया व्यंजन बनाने बैठी थी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। जब उसने हांडी में देखा कि घी कितना है, तो पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, मतलब बहुत बड़े घर की बेटी थी ना, थोड़ा सा घी, मतलब उसको किफ़ायत करना, मतलब उसको एडजस्ट करना, अच्छे से एडजस्ट करना। उसने सब घी मांस में डाल दिया। जो मांस बन रहा था चिड़िया का, उसने सारा घी पाव भर डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। सारा घी तो मांस में डाल दिया था। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो उसे दाल में घी नहीं मिला। तो फिर आनंदी से पूछता है, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो आनंदी कहती है, घी सब मांस में पड़ गया। तो लाल बिहारी जोर से बोलता है, अभी परसों ही तो आया था, इतनी जल्दी उठ गया? मतलब अभी परसों परसों आया था, अभी इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? तो आनंदी उत्तर देती है कि आज कुछ पाव भर ही रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। ठीक है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाता है। आपने सूखी लकड़ी देखी ही होगी, अगर उसमें आप आग लगाओगे, चिंगारी दोगे, तो तुरंत से वो जल उठती है। तो उसी तरह से लाल बिहारी भी उसकी छोटी सी बात पर तिनक गया, उसे गुस्सा आ गया। लाल बिहारी को भावच की अडिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। अच्छा, उसने पाव भर घी पूरी मांस में डाल दी, तो उसी पे उसको थोड़ा सा बोल रहा है, थोड़ा सा डांटते जैसा बोल रहा है कि जैसे मैके में तो घी की नदियाँ बहती हो ना, जो इधर पूरा पाव भर घी डाल दिया मांस में। स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की निंदा नहीं सही जाती। मतलब कहा जा रहा है कि स्त्री गाली भी सह सकती है, मार भी सह सकती है, लेकिन उसकी अगर मायके की निंदा की तो वो उसको नहीं सह पाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वह इतना घी तो नित्य नाय का खा जाते हैं।
मतलब अपने घर के बारे में बता रही हूँ। मेरे घर में जो हाथी था वो भी 9 लाख का मरा अभी अभी। और इतना घी जो मैंने अभी मांस में डाला ना, वो तो नित्य नाई का हार, मतलब जो नौकर चाकर आते थे, नाई आते थे, वो खा जाते थे इतना घी। तो लाल बिहारी को गुस्सा आ गया, वो जल गया और थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता हूँ जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। मतलब अपने हस्बैंड का बात कर रही है, अपने पति का बात कर रही है कि अगर वे होते तो लाल बिहारी को उसके इस एटीट्यूड का, उसने जो बर्ताव किया अभी आनंदी के साथ, उसका मजा चखा देते हैं। अब देखो, अब अनपढ़ उज्जर लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अब गुस्से में उसको दिमाग कौन देने जाए, है ना। तो उसी पर आनंदी पर जोर से अपना खड़ाऊ फेंकता है और बोलता है, जिसके गुमान पर फूली हुई हो, मतलब जिसको तुम सोच कर फूली हुई हो, जिसका तुम नाम ले रही हो ना, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। तो आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से गिरते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। उसका सर तो बच गया, उसने हाथ से रोका, लेकिन उसकी उंगलियों में चोट आ गई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, ठीक है। श्रीकंठ सिंह हर शनिवार को घर आया करते थे और ये जो घटना घटी थी थर्सडे को घटी थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन का फर्क था। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट मतलब राह देखती रही। मतलब 2 दिन तक उसने कुछ नहीं किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की राह देख रही थी कि श्रीकंठ आए शनिवार को, तब मामला साफ हो। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। मतलब नियम के अनुसार वो हमेशा शाम में आते थे, तो शाम में आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। मतलब उधर जाए थे तो उधर क्या क्या बातें हुई, इधर उधर की बातें की, कुछ देश का संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होती रही। मतलब रात के 10 बज गए शाम से। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध ना रहती थी। मतलब गांव के जो नीच पुरुष थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, भद्र पुरुष थे, उन्हें इन सब बातों में बहुत मज़ा आता था। इसलिए उन्हें टाइम का भी ये नहीं रहा कि हमें अभी खाना खाना है। सुध ना रहना मतलब नहीं पता रहना कि कब हमें अभी उठकर जाना है, ठीक है, बिल्कुल याद ही ना रहा। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था। यह 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से काटे और किसी तरह भोजन का समय आया। और वो शाम का जो समय था 2-3 घंटे का, वो आनंदी ने बहुत मुश्किल से काटे। और जब भोजन का समय आया तो पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी सिंह ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, जब अभी उसका जो छोटा भाई था वो बोलता है कि अब भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह अच्छे से संभाल कर बात किया करे, अच्छे से बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वो अपने छोटा भाई जो है लाल बिहारी, वो अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह को कह रहा है। तो बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। मतलब बेनी माधव सिंह कौन थे? उन दोनों लड़कों के पिता थे। तो अपने बेटे की ओर से गवाही दी। साक्षी देना मतलब गवाही देना कि हाँ, बहू बेटियों का ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं कि वो मर्दों की मुंह लगे। तो लाल बिहारी बोलता है, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? मतलब श्रीकंठ को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लोग मुझसे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, क्या गलती हो गई है। तो वही पूछ रहा, आखिर बात क्या हो गई? तो लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। लाल बिहारी कहते हैं, कुछ भी नहीं, अपने ही आप मतलब ऐसी लड़ाई कर लिया उसने, और हम लोगों को तो अपने मैके के सामने कुछ समझती भी नहीं। अभी श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी,
ये हजरत भी कुछ तीखे थे। श्रीकंठ जो थे अभी खाए अच्छे से, पेट भर के आनंदी के पास गए। वो भरी हुई मन से बैठी थी, मतलब भारी मन से बैठी थी, और उसके हजरत भी कुछ तीखे थे, मतलब बहुत ही गुस्से में लग रही थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? चित्त मतलब मन, अच्छा तो फील हो रहा है, मन तो प्रसन्न है? तो श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है। आनंदी जो है श्रीकंठ सिंह से पूछ रही कि आपका मन प्रसन्न है ना? तो श्रीकंठ सिंह बोलते हैं, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? श्रीकंठ सिंह पूछते हैं, प्रसन्न तो है मेरा मन, लेकिन आजकल तुमने घर में क्या कर रखा था, ड्रामा क्यों हो रहा है? तो आनंदी की चोरी चढ़ गई, मतलब उसे गुस्सा आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। जिसने तुमसे बोला ना कि मैंने कुछ किया है घर में, उससे अगर मिलूं ना मैं तो उसका मुंह जला दूं। झुलस दूं मतलब जला देना, आग से जब चेहरा झुलस जाना बोलते हैं ना। तो इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। तो फिर श्रीकंठ सिंह बोलते, इतनी गर्म क्यों हो रही हो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बताओ तो क्या हुआ। फिर आनंदी बोलती है, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है। एक मिनट, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो ये गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं करता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। वो कह रही है कि वो एक जो गंवारा छोकरा है जिसको कुछ अभी आता भी नहीं, चपरासीगिरी तक नहीं कर सकता, और मुझे वो खड़ाऊ से मारकर कर रहा है। तो उसी बात पर बोलते हैं श्रीकंठ सिंह, सब मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कुछ तो मालूम चले, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर आनंदी बोलती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पे वो मेरे मैके को भी बड़ा बुला कहने लगा। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था उसके और लाल बिहारी सिंह के बीच में, वो सब इंसिडेंट वो श्रीकंठ सिंह को बता रही है, बड़े भाई को बता रही है। तो मैंने कहा कि वो इतनी घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, मतलब इतनी घी तो नाई कहार वहाँ खा जाते हैं लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। और बस इतनी बात पर न्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से ना रोक लेती तो फिर सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कहा है क्या वो सच है या झूठ। फिर बोल रही है, सारा इंसिडेंट बताया, उसके बाद बोलती है कि उसी से जाकर अपने भाई से पूछो जाकर कि मैंने जो भी बताया तुम्हें वो सच है या झूठ बोल रही हूँ मैं। तो श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। तो क्या बोल रहे हैं, उनकी बात आनंदी की बात सुनकर श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई और बोलते हैं कि उस छोकरे का यहाँ तक साहस हो गया कि तुम्हें ये सब बोल दिया। आनंदी फिर अपने जो स्त्रियों का स्वभाव होता है कुछ शिकायत करके रोने लगती है, तो उसी स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि उसके पलकों पर ही आंसू रहते थे। लेकिन श्रीकंठ सिंह जो थे वो धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। कदाचित मतलब कभी कभी, बहुत कम। पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को बढ़ाने में घी का काम कर देते हैं। लेकिन जो उसका वो रोने लगी तो उसके आंसू देखकर उनकी जो क्रोध की अग्नि है, क्रोधाग्नि मतलब क्रोध की जो अग्नि है वो भड़कने लगी। घी का काम कर दिया आंसू ने। तो रात भर करवटें बदलते रहे, मतलब उस रात तो सो गए लेकिन सो नहीं गए, मतलब रात भर करवटें बदलते रहे अपने पलंग पर। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, लेकिन वो इतने गुस्से हो रहे थे, इतना उनको नर्वसनेस फील हो रहा था कि वो अपना पलक भी नहीं झपका पा रहे थे। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा इस घर में निर्वाह ना होगा। मतलब सुबह सुबह वो अपने पापा के पास गए, पिताजी के पास गए और बोले कि अब इस घर में मैं ना रह सकूंगा, इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहकर श्रीकंठ सिंह ने कितनी बार अपने मित्रों के आड़े हाथों ले लिया था, पर दुर्भाग्यवश आज
उन्हें स्वयं वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। मतलब वे जो बोल रहे थे, इस तरह के कितने मामले गांव में होते थे और श्रीकंठ सिंह उन सब मामलों को सुलझाते थे। लेकिन अब दुर्भाग्यवश उन्हीं के घर में आज उन्हें अपने ही मुंह से ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। तो सोचिए, दूसरों को उपदेश देते थे, कितना वो आसान था, अभी खुद के घर में पड़ गया है प्रॉब्लम। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, जो उसके पिताजी थे वो बहुत घबरा गए और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, या मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं सह लूँ। इसका मतलब है कि श्रीकंठ सिंह अपने शिकायत बता रहे हैं बेनी माधव सिंह को, अपने पिताश्री को, कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। मैं तो नौकर हूँ और मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, मेरे पीछे घर में अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। स्त्रियों पर खड़ा हूँ, जूते की बौछार हो रही है, उन पर फेंका जा रहा है। लेकिन अगर कोई कड़ी बात कह दे तो उतना तक मुझे चिंता नहीं है। कोई एक दो कह ले वो भी मैं सह सकता हूँ, लेकिन ये कदापि नहीं हो सकती मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं सह लूँ। मतलब उसकी पत्नी पे लात घुसे पड़े, मतलब उन पे भी पड़े, उनकी प्रतिष्ठा भी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो उनसे नहीं सह जा रहा है, वही अपनी शिकायत कर रहे हैं। बेनी माधव सिंह को जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। उनके जो पिताश्री थे वो बूढ़े थे। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो इस बात को बेनी माधव सिंह ने नेगेटिव लिया। बोलते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते, बस वो इतना ही बोल पाते हैं कि श्रीकंठ सिंह जो है उनका आदर करते हैं और ऐसे तेवर देख, और बस इतना ही बोल पाया कि बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें ना करो, मतलब तुम पढ़े लिखो बुद्धिमान हो, तुम ऐसी बातें मत करो। स्त्रियां जो होती हैं उस तरह घर का नाश कर देती हैं लड़ाई लगवा कर, उनको इतना सर मत चढ़ाओ। तो श्रीकंठ सिंह उत्तर देते हैं, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे समझाने बुझाने से इस गांव में कोई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मात प्रतिष्ठा के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुत्व व्यवहार असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए कुछ कम नहीं कि मैंने लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वो बता रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ इस तरह से बहुत लोग शिकायत लेकर आते थे, मैंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और घर संभल गए हैं। लेकिन अगर मेरे ही घर में अगर स्त्री की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, जिसके दरबार का मैं उत्तरदाता हूँ, तो वो एक घोर अन्याय है, उसके साथ पशुवत व्यवहार असहाय है। और आप सच मानिए कि मेरे लिए कुछ कम नहीं कि मैंने लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे कुछ भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। अभी देखिए क्या हो रहा है। बेनी माधव सिंह को भी गुस्सा आया, थोड़ा सा गर्म हुए वे और बोलते हैं, लाल बिहारी तुम्हारा भाई, उसे भूल हो गई है, उसके कान पकड़ लो, मतलब उसके कान मोड़ दो। लेकिन वो आगे नहीं बोल पाए। फिर लाल बिहारी को बोलता है, श्रीकंठ सिंह बोलता है कि लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। तो उसके पिताश्री बोलते हैं, स्त्री के पीछे, मतलब स्त्री के लिए तुम ये सब कह रहे हो ना? तो बोलता है, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, मतलब अविवेक मतलब उसके पास दिमाग जितना बुद्धि नहीं है, उसकी इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर दोनों कुछ देर बाप बेटा चुप रहते हैं। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। मतलब क्रोध तो शांत करना चाहते थे अपने बेटे का, लेकिन यह नहीं मानने को तैयार थे कि जो लाल बिहारी ने किया है वो कुछ गलत काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन के हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणी सुनने के लिए उनकी आत्माएं कुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीति पूर्ण गति पर मनी मन जलते थे। अच्छा,
दोनों कुछ देर चुप रहे। अभी जो ठाकुर साहब थे अपने लड़के का क्रोध तो शांत करना चाहते थे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था कि लाल बिहारी कुछ अनुचित किया है और उसको इसका दंड मिलना चाहिए, ऐसा उनको स्वीकार नहीं था। तो इसी बीच में ऐसी लड़ाई हो रही थी। उस बीच में गांव के काफ़ी लोग थे, मतलब जो रहते थे उधर, वो हुक के चिल्लम के बहाने वहाँ आकर बैठ गए ड्रामा देखने के लिए, फैमिली ड्रामा। और कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ सिंह अपने पत्नी के लिए अपने पिता से भी लड़ने को तैयार है, तो बहुत उन्हें खुशी हो गई। और दोनों पक्षों में क्या लड़ाई हो रही है उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए उनकी आत्माएं कुलाने लगी, मतलब उन्हें बहुत मन करने लगे कि शायद हम भी सुनते हैं। तो गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति में मन ही मन चलते थे। मतलब ये जो कुल था बहुत अच्छा कुल था और उसकी हमेशा नीतिपूर्ण नीति के अनुसार चलते थे, उनके गति पर बहुत ही जलते थे कुछ लोग, कुटिल जो मनुष्य थे गांव के। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रस्सी दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। मतलब धीरे धीरे सबको पता चल गया और सबको ये महानुभव मतलब देखने का मन था, अनुभव करने का मन था। उनकी शुभकामनाएं आज पूरी हो रही थी। तो कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रस्सी दिखाने के बहाने वहां आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। मतलब बेनी माधव सिंह चूंकि अभी बूढ़े हो चुके थे तो उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस था, अनुभव था, पुराने आदमी थे और इन भावों को ताड़ गए। मतलब समझ गए कि लोग आकर इधर क्यों बैठ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। मतलब ये जो जितने भी मेरे खिलाफ द्वेष रखते हैं इन द्वेषियों को मैं अपने खिलाफ ताली नहीं बजाने दूंगा कि मेरे हमारे मतलब परिवार को देख के हंसे ना कि आज लड़ाई हो गई है। और तुरंत ही कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारे जो जी चाहे वो करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। मतलब बोल रहे हैं कि अब जो उसका जो बेटा था उसे अपराध हो गया है, तुम्हें जो मन करा है करो। प्यार से बोला क्योंकि वो जान रहे थे कि गांव के लोग इस तरह से क्यों आकर बैठ गए हैं। तो इलाहाबाद का अनुभव रह झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पढ़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उससे समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में ना रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कोई भूल हुई हो तुम बड़े होकर क्षमा करो। मतलब ये जो था उनका बेटा श्रीकंठ सिंह वो इंजीनियर था और डिबेटिंग क्लब जो होता है उसमें अपनी बात सही करने की उसे आदत थी। तो उसके पिताश्री ने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अपनी बोली बदली थी, कोमल बनाई थी अपनी बोली, वो समझ नहीं पाया। और बेनी माधव सिंह ने फिर से वो बोलता है कि अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह पाऊंगा। तो बेनी माधव सिंह फिर से पुचकारते हैं, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते कि वो तो मूर्ख है, तुम इतने बड़े होकर इतने मूर्खों की बात पर ध्यान क्यों दे रहे हो। बेसमझ लड़का है, उसे जो भूल हुई है तुम बड़े हो, उसे माफ कर दो। लेकिन श्रीकंठ सिंह को आवेश में आ गया, बोला, उसकी इस दुष्टता को मैं कभी कदापि नहीं सह सकता। मतलब उसने इतने दुष्ट भरा कर्म किया उसे मैं नहीं सह सकता हूँ। या तो वही घर में हो या फिर आपको यदि वह अधिक प्यारा तो मुझे विदा कीजिए, या तो मुझे जाने दीजिए या फिर उसको घर से निकालिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते तो उससे कहिए जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। मतलब वो इतना गुस्सा था कि अपने भाई को निकालने के लिए बोला कि इसे बस निकाल दीजिए, मेरा अंतिम निश्चय है, या तो मैं चला जाऊंगा नहीं तो उसे भेजिए। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। मतलब वो अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था, इतना देर जो बोल रहा था। वो श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वो इतना लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। मतलब वो अपने बड़े भाई के सामने चारपाई पर ना बैठता था, मतलब इजाज़त लेता था, ना हुक्का पीता था, ना पान खाता था, उतना वो आदर करता था। वो अपने बाप का भी इतना आदर नहीं करता था जितना कि अपने बड़े भाई का करता था। तो श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, लेकिन जो उसके बड़े भाई थे वो भी उसे बहुत प्यार करते थे। अपने होश में उन्होंने कभी भी उसे घुड़का तक ना था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ही ड्योढ़ी जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया
तो उन्होंने पुलकित होकर खाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। मतलब जब भी वो इलाहाबाद में रहते थे ना, इंजीनियर थे, इलाहाबाद में रहते थे, जब भी वहाँ से आते थे ना, कोई उसके लिए सामान वस्तु लेकर ही आते थे। और मुगद्दर की जोड़ी भी उन्होंने बनवाई थी। और जब पिछले साल नागपंचमी के दिन अपने ही जैसे युवक को लाल बिहारी ने पछाड़ दिया था, हरा दिया था, तो अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया, इतना खुश हो गया और उसके ऊपर 5 रुपए भी लौटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। उसे बहुत ठेस पहुंची, बहुत ही दुख हुआ। वह फुट फुट कर रोने लगा, मतलब बहुत रोने लगा, वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। इसमें संदेह नहीं किए अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से वह उसकी छाती धड़कती थी कि देखें भैया क्या बोलते हैं, मैं उनका सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। मतलब उससे जो गलती हुई थी वो अपना गलती मान रहा था, बहुत ज़्यादा रोने लगा। और ऐसा कोई संदेह नहीं था कि अपने किए पर नहीं पछता रहा था, मतलब वो पछता रहा था। और भाई जब इलाहाबाद से आता था तो उसके एक दिन पहले से उसको बहुत डर लगता था, उसकी छाती धड़कती थी कि मैं अपने भैया के सम्मुख, मतलब भैया के सामने कैसे जाऊंगा, भैया मुझे देखने पर क्या कहेंगे, मैं उनसे क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। और वो समझ रहा था कि भैया उसकी गलती पर उसे बुलाकर समझा देंगे। इतना वो उसे अपने बड़े भाई को आदर सम्मान देता था। इस आशा से विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया, मतलब बहुत ही कठोर हो रखे थे ना, तो एकदम विपरीत पाया। जैसा वो सोच रहा था लाल बिहारी, ठीक उससे उल्टा मिला उसे उस सबका बड़ा भाई। तो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि उसे अकेले बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो उसे कदाचित दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से ना सहा गया। वह रोता रोता घर में आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वो आनंदी के द्वार पर आकर बोला, अच्छा देखिए क्या हो रहा है। वह मूर्ख तो था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर उसे अकेले में बुलाकर भी 2-4 बात कह देते, डांट देते तो उसे चलता। यहाँ तो उसे तमाचे लगा देते, थप्पड़ मार देते, तो वो भी वो सह लेता, वो मान जाता, उसे अच्छा लगता, उसे इतना बुरा नहीं लगता जितना भी लग रहा है। लेकिन उसके यह कहने में कि अब वो लाल बिहारी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसे बहुत ठेस पहुंची, उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी आँखें पोंछी, वो रो रहा था ना, रोते रोते घर में आया और कोठरी में जाकर अपने कपड़े पहनने लगा, अपनी आंखें पोंछी ताकि किसी को ये न लगे कि वो रो रहा था। और उसके बाद वो आनंदी के द्वार पर गया और बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। मतलब वो बोलता है जाकर कि भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ अब वो इस घर में नहीं रह पाएंगे और वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, उन्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा और मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ है मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। और ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, मतलब गला भारी हो गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुका आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। मतलब जिस समय वो आंखें झुका के ये सब अपनी भाभी से कह रहा था, उस समय श्रीकंठ सिंह भी बाहर आए। उनकी आंखें लाल हो रखी थी क्रोध के कारण। और जब भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली। जब लाल बिहारी ने श्रीकंठ सिंह को आंखें उठाकर देखी तो श्रीकंठ सिंह ने अपनी आंखें फेर ली और निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहती हो, इतनी घृणा हो गई थी उसे। तो आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, मतलब लाल बिहारी की शिकायत की थी श्रीकंठ सिंह से, लेकिन वो मन में पछता रही थी कि मैंने क्यों की, आखिर शिकायत क्यों की। और क्योंकि मन से बहुत दयालु थी
और उसको इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में ही अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों हो रहे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े हुए कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। मतलब उसको बहुत जो गुस्सा आ रहा था, वो दुखी थी, वो सब पानी हो गया जब उसने सुना कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जितना क्रोध था सब पानी में मिल गया। वह रोने लगी, मतलब आनंदी भी रोने लगी, और मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। उसके मन का मैल साफ हो गया, जो मन में मैल बैठ गया था, और नयन जल से और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि मन का मैल धुल जाए। तो फिर श्रीकंठ को देख आनंदी कहती है, लाल बिहारी बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं मतलब जो लाल बिहारी वो बाहर खड़े हैं बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं। तो फिर श्रीकंठ बोलते, तो मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर आनंदी बोलती है, उसे भीतर बुला लो, मत भीतर अंदर बुला लो। फिर श्रीकंठ सिंह बोलते हैं, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर बोलती है आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हुई है, ऐसा ना हो कि वो चल दें, मतलब बहुत दुख हो गया उन्होंने जो किया है, और ऐसा ना हो कि वो घर से चले जाएं। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वो मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। मतलब श्रीकंठ सिंह अंदर जाकर पलंग पर बैठ गए थे और अपने पलंग से नहीं उठे। और फिर लाल बिहारी कहता है, भाभी भैया को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। मतलब वो इतना कहकर दरवाजे की ओर बढ़ते गया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आनंदी कमरे से निकलकर उसका हाथ पकड़ लेती है और लाल बिहारी पीछे मुड़कर देखता है, आंखों में आंसू भरकर बोलता है, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। फिर आनंदी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी बोलता है, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी बोलती है, फिर वही लाल बिहारी बोलता है, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। फिर आनंदी बोलती है, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना, सौगंध मतलब कसम, अब तुम्हें मेरी कसम है, अब एक पग मतलब एक स्टेप भी आगे मत बढ़ाना, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। जब तक मुझे यह ना पता चल जाए कि भैया मेरे से नाराज़ नहीं है, मेरी तरफ से भैया का मन साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो श्रीकंठ सिंह का हृदय पिघल गया जब उन्होंने ये सब बातें सुनी। तो उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मतलब दोनों भाई, अब बाहर आ गया श्रीकंठ सिंह और उसका हृदय पिघल गया और दोनों भाई आपस में गले लग के बहुत रोने लगे फुट फुट कर। और फिर लाल बिहारी बोलता है कि अब कभी मत कहिएगा मैं तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, और इसके अलावा मुझे जो दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में बोला, लल्लू इन बातों का बिल्कुल भूल जाओ, मतलब अभी हम लोगों ने जितनी बातें किया है लल्लू, इस बातों को भूल जाओ। प्यार से बोल रहे हैं, ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर ना आएगा। सॉरी, यहाँ पे अवसर लिखा है, अवसर होगा, अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गली मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। अब अब बोल रहा है श्रीकंठ सिंह कि अगर ईश्वर चाहेगा तो फिर से दोबारा ऐसा अवसर ना आएगा, दोबारा ऐसा मौका ना मिलेगा कि घर में इस तरह से कलह हो। फिर बेनी माधव सिंह आ रहे थे, उनके पिताजी आ रहे थे। जब बाहर से आ रहे थे उन्होंने देखा कि दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हैं तो बहुत खुश हो गए और बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। मतलब आनंदी ने उस समय बात बना ली, वो उसका हाथ पकड़ ली, उसे जाने से मना कर दिया, फिर बात बन गई। फिर अब
अब गांव में जिसने भी ये वृतांत सुना, वृतांत मतलब कथा, ये जो सब कुछ हुआ, जिसने भी गांव में ये बात सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। सब कहने लगे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अब हम लोग शीर्षक, अब ये जो कहानी है, इस कहानी के, इस पूरे कहानी का अब हम सारांश जानेंगे, यानी कि समरी जानेंगे कि इस पूरे कहानी में क्या हुआ है। एक छोटे फॉर्म में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बड़े घर की बेटी है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी में बिगड़ती परिस्थिति को सामान्य करने का हुनर को दर्शाया है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोविज्ञान को बड़े ही सूक्ष्मता से दिखाया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार हैं। उनके बड़े पुत्र की पत्नी आनंदी देवर द्वारा खड़ाऊ मारने पर कोप भवन में चली जाती है और अपने पति से देवर की शिकायत करती है। श्रीकंठ क्रोधित होकर भाई का मुख न देखने की कसम खाते हैं। परिवार में कलश और झगड़ा देखने के लिए कई लोग हुक्का चिलम के बहाने घर में जुट गए। दुखी लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। जाते जाते भाभी से क्षमा मांग लेता है। आनंदी का हृदय बिकल जाता है और अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। दोनों भाई गले मिलते हैं और जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, पहले की तरह आनंददायक हो जाता है। पहले बेनी माधव और फिर सारे गांव ये कहने लगते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस प्रकार लेखक का उद्देश्य यथार्थ के साथ एक आदर्श भी स्थापित करना है, जो कि उन्होंने आनंदी के माध्यम से बड़े घर की बेटी में दिखाया है। आनंदी ने अपने सौहार्दपूर्ण धैर्य सहनशीलता से रिश्तों को टूटने से बचाया। अब हम लोग शीर्षक की सार्थकता पढ़ेंगे कि आखिर जानेंगे कि आखिर शीर्षक इस कहानी पे सुटेबल है या फिर नहीं। तो जो ये स्टोरी है बड़े घर की बेटी, कहानी का शीर्षक है, बहुत ही सार्थक है। कहानी के केंद्र में आनंदी की प्रमुख भूमिका है। आनंदी भूप सिंह की बेटी है, देख लेख में सबसे सुंदर और गुणवान बेटी। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वो बचपन से ही धन्य धान्य से परिपूर्ण माहौल में रही है, लेकिन विवाह के बाद श्रीकंठ सिंह ने के घर आने पर वह अलग वातावरण पाती है, लेकिन उसने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है कि जैसे वो बहुत दिनों से यहीं रहती आई हो। आनंदी अपने परिवार को टूटने से रोकती है तथा अपने देवर को क्षमा कर देती है। उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेती है। उसके सद्व्यवहार के कारण परिवार का वातावरण सामान्य हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि आनंदी सही अर्थों में बड़े घर की बेटी है, जिसने घर परिवार के साथ आपसी रिश्तों को भी टूटने से बचा लिया। गांव में जिसने भी सुना वो ही कहने लगा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े घर की बेटी कहानी का शीर्षक सार्थक व उचित है। इस तरह हम लोग के वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।